हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर, आपका दोस्त। आज 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए खुशखबरी। आज एक टॉपिक उनके लिए लेके आया हूँ। वो है 11th अकाउंट्स का चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितने स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक बनाने की, कौन सी एंट्री करने की। आज सारे डाउट क्लियर कर देने वाला हूँ। एक सिंपल सीक्वेंस बताऊंगा और हर एक सीक्वेंस की एक एक जर्नल एंट्री होती है। भले तुमको जर्नल एंट्री अच्छे से नहीं भी आती हो तो भी अच्छे से सुनोगे, तुमको ये चैप्टर आ जाएगा। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैसे ये है क्या, तुमको मैं बताता हूँ। देखो, मान लो सपोज ए ने गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स टू बी, ओके, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे बेचा ₹10,000 के लिए, और वो क्रेडिट पीरियड था फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ, राइट, 3 मंथ। अब गुड्स तो क्रेडिट पे बेच दिया बी को। अब 3 महीने तक बी ए वेट करेगा। 3 महीने बाद जब ए जाएगा बी के पास पैसे लेने, और बी ने अगर डिनाई कर दिया तो कि क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने मेरे को गुड्स बेचा था। हो सकता है कि नहीं हो सकता, आजकल किसी का भरोसा नहीं, तो हो सकता है। इसीलिए एक नया कंसेप्ट आया कि भाई अब से है ना, जो गुड्स बेचेगा ये जो है ना, ये सेलर और ये बायर। अब से है ना, जो सेलर है ना, जब भी गुड्स बेचेगा साथ साथ में एक बिल बनाएगा। बिल में पूरा डिटेल रहेगा कि भाई कितने का गुड्स बेचा है, कितने मंथ का क्रेडिट दिया हुआ है, क्वालिटी क्या है, ये सब लिखा होगा। वो बिल वो बी को देगा, बी उस बिल पे साइन करेगा। एक बार साइन किया ना, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं पेमेंट करूंगा आपको, और फिर वो बिल वापस ए को दे देगा। अब ए होल्ड करेगा 3 महीने, क्योंकि 3 महीने के लिए उधार में बेचा है। उधार में क्रेडिट पे बेचना मतलब उधार में 3 महीने बाद ही पेमेंट देगा। तो अब 3 महीने के बाद ए जब जाएगा उसके पास बिल लेके, बोलेगा ये लो बिल, पैसे दो। तब वो मना कर सकता है क्या कि भाई कैसा प्रूफ क्या है आपके पास, कब गुड्स बेचा था? तो बिल है, उसपे उसकी साइन भी है, तो उसको तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो इसलिए ये बिल्स जो है ना, इसी बिल्स को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। लेकिन यही बिल को मिस्टर ए बोलता है बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इस बिल पे उसको पैसा मिलने वाला है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल। शॉर्ट में हम लोग बिल आर बोलेंगे, तुम लिखना फुल फॉर्म। और यही बिल, सेम बिल मिस्टर बी के लिए बन जाता है बिल्स पेएबल, क्योंकि इस बिल पे उसको पैसा देना है, दिया नहीं रहता है। पेएबल एक्सेप्ट किया मतलब दूंगा बाद में, तो उसको अपने शॉर्ट में बिल्स पेएबल बोलेंगे, राइट। तो ये है पूरा सीक्वेंस। चलो अब मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो नेक्स्ट पेज एक छोटा सा पीपीटी बनाया हुआ है, चलो देखते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, तभी ये आ गया था बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख के देना पड़ता है। कौन लिखता है? सेलर। ओके, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। उसके अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है कि मैं बोलूंगा ना इस तारीख को पे करना, तो पे ही कर देना। ऐसा नहीं कि भाई सर जैसे तुमने मुझे गुड्स बेचा, तुमने बिल बनाया, पर मैं बोला मैं साइन कर दूंगा, पर एक कंडीशन है कि मेरा पेमेंट तभी करूंगा जब मेरे सारे गुड्स बिक जाएंगे। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमने मुझे गुड्स बेचा, मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, मैं पहले गुड्स बेचूंगा, बेच के जब पैसे आएंगे उस पैसे से दूंगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये है अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब नो कंडीशन, तुम्हारा गुड्स बिके कि नहीं बिके, जब तारीख आ गई उस दिन पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। ठीक है, मैं बनाऊंगा, सामने वाले से साइन कराऊंगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। उस बिल के थ्रू हम लोग है ना बोलते हैं कि इतना अमाउंट इस आदमी को देने का। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, जैसे ए हुआ ना तो बी को डायरेक्ट कर रहा है, इतना अमाउंट इस पर्सन को दे दे। किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकता है, खुद भी ले सकता है, दोनों ऑप्शन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफरेबल है, जैसे चेक नेगोशिएबल होता है ना, ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम, या तो उसको दे दो जिसको मैं बोल रहा हूँ पेमेंट टू, और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बेयरर, या तो जो भी बिल लेके आए तुम्हारे पास उसको पेमेंट कर दो। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मीनिंग। मीनिंग सिंपल। अब है पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन से होते हैं 3 लोग इन्वॉल्व, वो बताता हूँ तुमको। उसका नाम है, एक का है ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। अब जैसे ए ने गुड्स बेचा ना बी को,
तो ए जो सेलर है ना, सेलर, यही ड्रॉवर होता है। ड्रॉवर इज द पर्सन द वन हु मेक्स द बिल, जो बिल बनाता है। बिल बनाया, बिल बना के उसने बी को दिया। बी बायर है ना, बी कौन है? बायर। तो जो बायर होता है ना, जो साइन करता है, उसको ही बोलता है ड्रॉई। ड्रॉई इज द बायर, जिसके नाम पे हम बिल बनाते हैं कि भाई आपको पेमेंट करना है। ठीक है, बिल बना के इसने इसको दे दिया। अब ए के पास ऑप्शन रहता है, पता है, ये थर्ड पर्सन को भी दे सकता है। सपोज उसने, उसका कोई क्रेडिटर था जिसको उसको पैसे देने थे, तो उसने ये बिल ही दे दिया कि ये लो बिल, आप ही जाके बी से ले लेना पैसा। ऐसा भी होता है, ये लो बिल, आप जाके बी से पैसा ले लेना। तो अगर उसने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया बिल, क्या दे दिया? बिल ट्रांसफर कर दिया, बिल ट्रांसफर कर दिया अगर थर्ड पर्सन को, तो सी जाएगा बी के पास 3 महीने बाद पैसे लेने। तो जो सी होता है ना, उसको पेई बोलते हैं। पेई मतलब जिसको पैसा मिलता है। अगर वो थर्ड पर्सन को नहीं दे, एक खुद ही अपने पास रखे, तो यही पेई हो जाएगा। ड्रॉअर भी यही, पेई भी यही, अगर बिल उसने अपने पास से लिया, किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिया तब। तो इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व हुए, देखा, 1 2 और ये 3। कभी कभी 1 और 3 सेम होता है। तो देखो पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ड्रॉवर दैट इज सेलर, क्रेडिटर द वन हु ड्रॉज द बिल, जो बिल बनाता है। ड्रॉई या एक्सेप्टर, वो बायर। डेटर द वन हु एक्सेप्ट द बिल, कि हाँ भाई मैं पेमेंट करूंगा। पेई द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट। देखो इसमें अगर सी को बिल दे दिया तो सी जाके बी से पैसा लेगा, ही इज रिसीवर, तो वो पेई हुआ। पर अगर ए ने खुद बिल अपने पास ही रखा तो ए रिसीवर होगा, तो वही पेई भी हो गया। तो चलो ये एक दूसरा कंसेप्ट समझा दिया मीनिंग के बाद। अब तीसरा, इसमें होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। अब देखो जैसे मैंने तुमको बोला ना कि मैंने 3 महीने के लिए गुड्स बेचा है, तो 3 महीने का वो काउंट कैसे करते हैं वो मैं सिखाने वाला हूं। उसको 3 महीने बाद जो डेट आएगी उसको बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। और फिर उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ग्रेस डे। वो कंपलसरी होता है, बिल चाहे कितने भी महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का, 10 महीने का, पर 3 दिन ऐड कर ही देना, ग्रेस डे फिक्स है वो। तो चलो देखो, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है? डेट ऑन विच द बिल्स बिकम पेबल, जिस दिन उस बिल का पेमेंट करना है। 3 days of grace are added to calculate maturity date। चलो इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज A sold goods to B, एग्जांपल बता देता हूँ, to B for ₹10,000, oh sorry, on मान लो 1 अप्रैल 24, ऐसा डेट दे दिया 1 अप्रैल 24 को A sold goods to B for ₹10,000 for 3 months, बोलो, and drew a bill for the same, और उसके लिए उसने बिल भी ड्रॉ कर दिया। तो चलो अब ड्यू डेट क्या होगी 3 महीने बाद? जैसे आज है 1 अप्रैल 24, मैं बोलूं 3 महीने बाद बताओ क्या होगी डेट, तो कैसे गिनते पता? ऐसे नहीं गिनते ना कि भाई कितने लोग क्या गिनते पता? अप्रैल मई जून, 1 जून, अरे रॉन्ग है। 1 अप्रैल से लेके 1 मई 24 को तो 1 महीना पूरा होगा, और फिर 1 जून 24 को तो दूसरा महीना पूरा होगा। सोचो 1 अप्रैल से 1 मई, अगर आज ही गुड्स बेचा तो 1 महीना कब पूरा होगा? 1 मई, तो दूसरा महीना 1 जून, और तीसरा महीना 1 जुलाई। समझ में आ रहा है? 1 जुलाई, तो इसका 3 महीने बाद होगा जो डेट होगा वो होगा 1 जुलाई 24। ठीक है, तो ऐसे नहीं गिनना कि अप्रैल मई जून, अप्रैल में है ना तो आगे महीने से गिनना, मई जून जुलाई, और फिर इसमें 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करना होता है जिसको बोलते हैं ग्रेस डे। अब वो 3 दिन ऐड करोगे ना तो क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल जुलाई है ना, तो 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, तो 4 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, 4 जुलाई ये होता है तुम्हारा मैच्योरिटी डेट, और ये होता है ग्रेस डे। ठीक है, तो चलो तुमको ये दूसरा पॉइंट भी समझा दिया। नेक्स्ट, अब यूजेस ऑफ बिल। अब जैसे मेरे पास बिल है, अभी जैसे ए ने गुड्स बेचा बी को, बी ने साइन करके वो बिल ए को दे दिया। अब ए के पास बिल है ना, तो ए उस बिल का क्या कर सकता है? तो ए कैन डील विद द बिल इन 4 डिफरेंट वेज। वो 4 डिफरेंट वे क्या है?
पहला, रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी, वो बिल अपने पास ही रखेगा, किसी को देगा ही नहीं, 3 महीने बाद मैं ही जाके उसको देके पैसे ले लूंगा, ये पहला। दूसरा, डिस्काउंट विद बैंक, उसको पैसे की जरूरत जल्दी होती है ना कि भाई अभी 3 महीने का बिल है तो मेरे को यार आज ही पैसे की जरूरत है, या 1 महीने बाद पेमेंट की जरूरत है, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बाकी, अभी 2 महीने पहले ही पैसे चाहिए, तो आजकल बैंक एक फैसिलिटी देती है कि आपके पास कोई बिल हो लेके आओ, हम आपको थोड़ा डिस्काउंट कट करके बाकी का पैसा दे देंगे, ठीक है। और बैंक को वही फायदा होता है, जैसे देखो ये ए रहा, ये बी रहा, ए ने बिल बनाया, बी को दिया, बी ने उस बिल पे साइन किया, साइन करके वो बिल ए को दे दिया। अब मान लो 3 महीने का बिल था वो, अब आफ्टर 1 मंथ अगर ए को पैसे की जरूरत थी तो आजकल एक बैंक एक फैसिलिटी देती है कि भाई आपके पास बिल है, यू गिव बिल, तुम उसको बिल दो, मान लो बिल का अमाउंट है 10,000 रुपया, ठीक है, तो 10,000 रुपया दो, वो कुछ डिस्काउंट डिडक्ट करके इसको अमाउंट बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देगा, कैश नहीं देता, बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करता है बस। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग द बिल्स। और फिर बिल बैंक के पास रहेगा, जब 3 महीने पूरा हो जाएंगे, मतलब 2 महीने और बाद, आफ्टर 2 मंथ, क्योंकि 1 महीने तो बीत ही चुके थे, 2 महीने बाद बैंक जाएगा बी के पास और बी उसको कैश दे देगा, कितना देगा पता है, पूरा 10,000। तो अब बैंक को क्या फायदा, तुम बोलोगे बैंक को क्या फायदा, फिर बैंक को फायदा है ना, बैंक को 10,000 के बदले में उसने ए को 10,000 नहीं दिया होगा, मान लो उसने 9,500 ही दिया डिस्काउंट डिडक्ट करके। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है, वो भी सिखा दूंगा अभी। तो बस, तो क्या 9,500 सपोज दिया था और उससे पूरे 10 के 10 ले लिया, तो बैंक को कितना फायदा हुआ बताओ, बैंक को मैंने 10,000 का बिल दिया, बैंक ने मुझे 9,500 ही दिया, 500 कम दिया ना, बैंक वो बिल अपने पास रखी, जब और 2 महीने पूरे हो गए तो वो जाके बी से पूरे 10,000 ले लिया, तो बैंक को मिला कितना उस बिल पे 10, और बैंक ने दिया कितना था ए को 9,500, तो 500 का फायदा हुआ ना, इसीलिए बैंक ये फैसिलिटी देती, कोई आजकल फ्री में कोई फैसिलिटी नहीं देता। और थर्ड है एंडोर्स टू क्रेडिटर, एंडोर्स मतलब अगर ए चाहे तो कोई क्रेडिटर हो उसका थर्ड पार्टी, जिससे ए ने कभी गुड्स उधार पे लिया हो, उसको पेमेंट देना हो, तो बिल ट्रांसफर भी कर सकता है, फिर सी जाके बी से पैसे ले लेगा, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और लास्ट, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अरे कितनी कितनी बार होता है ना कि ए के पास बहुत सारे बिल है, सो मेनी बिल्स, बहुत सारे बिल्स है, अब उसको कलेक्शन करने के लिए टाइम नहीं होता है, तो कितने बिल है, कहाँ कहाँ ध्यान रखूं मैं। अभी मान लो मेरे पास 100 कस्टमर जिसको मैं गुड्स उधार में बेचता हूँ, 100 कस्टमर, अब 100 कस्टमर, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 5,000, कोई 8,000, अलग अलग अमाउंट, अलग अलग लोग, और मेच्योरिटी डेट भी अलग, किसी को 2 महीने के लिए क्रेडिट भी दिया, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने के, तो कितने सारे बिल, अलग अलग लोग, अलग अलग दिन को पैसे कलेक्ट करना, तो भी एक हेक्टिक जॉब है। तो क्या करने का भाई, बैंक आजकल फैसिलिटी दे दी, आप सारे बिल अपने पास ही रखो, क्या करो, बैंक को बिल भेज दो ड्यू डेट से पहले, बैंक अपने एजेंट के थ्रू, उनके जो एम्प्लॉय होते हैं उनको थ्रू आपका पैसा कलेक्ट करवा के आपके अकाउंट में जमा कर देंगे, बट फ्री में नहीं, वापस कुछ पैसे चार्ज करेंगे, तो उसको बोलते हैं सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। वापस से रिपीट करके सुन लेना तो अच्छे से समझ में आ जाए। चलो अब इसमें 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी तुमको सिखाने वाला हूँ, फिर सम्स कराऊंगा। एक होता है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, डिसऑनर ऑफ बिल, नोटिंग चार्ज, रिन्यूअल ऑफ बिल, इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टी, ये सारा कंसेप्ट है, वन बाय वन मैं तुमको एक एंट्री के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। चलो अब एक सीक्वेंस क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर बाद में जनरल क्वेश्चन कराऊंगा, एक सीक्वेंस क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ये जो सीक्वेंस क्वेश्चन है अगर उसको समझ लिया ना चैप्टर आ गया, ठीक है। देखो कैसे, तो चलो अभी मैं एक बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ, बेसिक सम, चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि सपोज ऑन 1st April 24 A sold goods to B for rupees 10,000 and drew a bill upon B for 4 months। 4 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया, मतलब उधारी 4 महीने का दिया,
बी क्या करेगा, बी एक्सेप्टेड द बिल, बी उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर दिया, एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए, उसने बिल साइन करके ए को दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक एक सीक्वेंस में तुमको लाइन से करा दे ताकि तुमको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। चलो अब ये एज जर्नल, ठीक है, अभी तो सिर्फ 2 ही लाइन लिखा है ना, देखो उसका भी बताते रहता हूँ। और ये 20 जर्नल, चलो जब भी ये पहला लाइन लिखा हो, ए सोल गुड्स टू बी, तो पहले सेल्स की एंट्री करने की, कौन सी डेट को, उसी दिन 2024 अप्रैल 1, ये कौन सी एंट्री हुई, सेल की एंट्री, ये याद रखना है, जो रेड से लिख रहा हूँ उसका। तो ए ने गुड्स बेचा बी को उधार पे 3 महीने के 4 महीने के लिए, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन भी होना चाहिए बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, ठीक है। अच्छा, और अमाउंट कितना, 10,000 रुपया, देख लो 10,000 रुपीज। अब ये ने गुड्स बेचा है तो बी ने क्या किया, खरीदा है, तो वो भी 2024 अप्रैल 1 को वो लिखेगा कि यस मैंने परचेज किया, उसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए 10,000, हो गई पहला सीक्वेंस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये वाला, जब वो बिल ड्रॉ करता है और वो एक्सेप्ट करके उसको बिल को रिटर्न करता है, ठीक है। देख लो यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, पहले दो कंसेप्ट सीखेगा, छोटा छोटा अच्छे से सुनना। हर सम में ये रहेगा कि गुड्स तो बेचा ही है, गुड्स बेचेगा, उसके बाद ये बिल ड्रॉ करेगा और बी साइन करके उसको देगा। तो जब बी साइन करके उसको देता है ना, तब की एंट्री करने की, तो सेम डेट ये बिल ड्रॉ किया है ना, उसकी एंट्री है बिल ड्रॉ, तो ये बिल साइन करके इसको देगा, तो ए के पास बिल आ रहा है, कौन दे रहा है, बोलो कौन दे रहा है, बी, तो वो लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 10,000 का, ये देखो हो गया बीइंग बिल रिसीव। और इसने क्या किया है, सेम डेट 2024 अप्रैल 1 को इसने बिल एक्सेप्ट किया है, ये ड्रॉ किया तो इसने बिल एक्सेप्ट किया, बोलो बिल एक्सेप्ट किया, तो क्या करेगा, बिल साइन करके ए को दे रहा है ना, तो ये लिखेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बीपी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 रुपीज। देखो ये 2 एंट्री सिखा दी, 2 एंट्री लिख के लर्न कर लेना, एक ही सीक्वेंस में सिखा रहा हूँ ना, 2-3 बार इसी को लिखो और ध्यान से पढ़ो और लिखो, अपने आप ही आ जाएगा, कंसेप्ट इतना इजी। तो हर सब में गुड्स बेचना और बिल ड्रॉ करने की एंट्री होगी। अब देखते हैं क्या होता है कि ऑन 1 May 24 ए discounted the bill with bank, okay, at the rate of 10% per annum discounting charge। अब ये ने क्या करवाया, अब हो सकता है कि भाई एक को पैसे की जरूरत जल्दी हो, वैसे तो बिल कितने महीने का था, 4 महीने का था ना, 4 महीने का, पर अभी तो 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल 24 था, जैसे ही 1 महीना भी था 1 मई 24, एक ही महीना हुआ, वो बैंक के पास पहुंच गया कि लाओ भाई मेरे को पैसे दे दो, ये लो बिल ले लो, तो भाई अभी तो 1 ही महीने बीते, 4 में से टोटल कितने महीने बाकी है, 3 महीने, तो बैंक को 3 महीने वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैंक तो जब पूरा मेच्योरिटी होगा तभी जाएगा उसके पास पैसे लेने, याद करो ये वाली एंट्री जो समझाया था, बैंक उसके पास कब जाएगा, और जितना मंथ है पूरा मंथ पूरा हो जाएगा तभी जाएगा ना, तो सेम यहाँ पे। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सुनना आप, ठीक है। तो ये एक सेकंड के, बहुत ध्यान से सुनाइए, इसमें एक ही एंट्री सिखाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री क्या है वो, तो देखो ऑन 1 May, तो May 1, अब
ये बैंक के पास जा रहा है डिस्काउंट कराने, तो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, एक बिल देगा और बैंक उसके अकाउंट में पैसे डाले, तो पैसे आ रहे हैं, बैंक बिल से आ रहा है, बट पूरे पैसे नहीं आएंगे, थोड़े डिस्काउंट कट करके आएंगे, तो लॉस होगा। तो अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यही एंट्री होती है। देख लो बिल कितने का दे रहे हो, 10,000 बिल्स रिसीवेबल। अब ये डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक यही करते हैं, पता है वो क्या बोलते हैं, अच्छा 10%, 10,000 का 10% 1,000, बट ये रॉन्ग है। 10% तो देखो बाजू में PA लिखा हुआ है, पूरे साल का 10% होता है, टोटल बिल ही 4 महीने का था, तो कैसे 10% ले सकते हो, तो वो कैसे ढूंढते हैं वो सिखाता हूँ तुमको, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सिखा देता हूँ, तो तुमको इजी पड़ेगा। देखो अब सुनो, बी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन ए और बैंक के बीच में हुआ है, बैंक और ए के बीच में हुआ, तो ए की बुक में एंट्री होगी, बी ने कोई कुछ किया ही नहीं, तो इसमें तो नो एंट्री, नो एंट्री, लिखना ही नहीं। पर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं सिखा देता हूँ तुमको। तो देखो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे वर्किंग करके दिखा देता हूँ, देखो दिख रहा है ना उधर से। चल अब डिस्काउंट का फॉर्मूला है कि पहले लिखो बिल अमाउंट कितना है, फिर लिखो डिस्काउंट का रेट कितना है, और फिर लिखो मंथ अपॉन 12, तो भी कौन सा मंथ पता है, मंथ लेफ्ट, 4 महीने का बिल है ना, 1 महीने बीत गए तो 3 महीने बाकी है ना, वो वाला मंथ लेफ्ट। तो कैसे ढूंढते हैं, देखो मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ ताकि तुमको दिखे। डिस्काउंट, बिल अमाउंट था 10,000, रेट था 10%, और बोलो 4 महीने का बिल था टोटल, मैं बैंक के पास 1 महीने बाद गया ना, तो कितने महीने बाकी, 3 महीने ना, बस तो 3/12 आएगा, 3/12। तो बोलो कितना होता है 1,000 का 1/4, बोलो बोलो 250, तो 250 रुपीज डिस्काउंट कट जाएगा, तो 9750 अमाउंट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो कोई डाउट, कभी भी बैंक से डिस्काउंट कराओ ए की बुक में लिखना, बी में नहीं लिखना, वर्किंग लिखा ही है तो ऐसा तो कोई एंट्री नहीं आती। बोलो आया, अब देखते हैं क्या होगा। अब ऑन ड्यू डेट बिल was dishonored, बिल डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बी ने पैसे नहीं दिए, बी ने पैसे नहीं दिए, किसको, बैंक को, क्योंकि बिल मैंने किसको दे दिया था, बैंक को। देख लो इसे, इसे बैंक से डिस्काउंट करा दिया था, तो जब बैंक गई होगी बी के पास, तो बी ने पैसे नहीं दिए बैंक को। ऑन ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड rupees 100 as noting charge, ठीक है। देखो we paid 100 as noting charge, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट एंट्री। अब मैं तुमको बिल डिसऑनर्ड हो जाता है ना, तो उसका मैं मतलब बताऊंगा, तो अब तुमको मैं डिसऑनर्ड की एंट्री बता देता हूँ। अभी मैं तुमको डिसऑनर्ड की एंट्री बता देता हूँ, पर इसका डिटेल मैं तुमको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले एक बार देखो कि एंट्री कैसे होती, फिर मैं तुमको इसका लॉजिक समझाऊंगा कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। चलो तो पहले समझते हैं, बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड 100 रुपीज नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज मतलब नोटिस भेजने का चार्ज, ठीक है, कि भाई बैंक जब गई बी के पास, बी ने पैसे नहीं दिया, तो बी है बैंक है ना, नोटरी ऑफिसर के पास जाती है, लॉयर होता है, एडवोकेट, और वहां पे एक नोटिस भिजवाती है, किसको, बी को, कि भाई आपने पेमेंट क्यों नहीं किया, कब तक दोगे, और वो पैसा बैंक देती है, लेकिन बैंक वो पैसा ए से कलेक्ट करेगी और ए वो पैसा बी से कलेक्ट करता है, ऐसा। तो अभी फिलहाल ड्यू डेट के दिन ये सब हुआ है, तो पहले ड्यू डेट ढूंढ लेते हैं कि क्या होता है। ड्यू डेट 1 अप्रैल से गिना, जब बिल डिस्काउंट करा वहां से नहीं, जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया था ना वहां से लेते हैं। तो बोलो 1 अप्रैल से 4 महीना कितना होगा, कैसे गिनोगे, 1 अप्रैल है 24, इसमें मेरे को 4 महीना प्लस 3 डेज ऐड करना है, बोलो कैसे गिनोगे, ऐसे गिनोगे अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसा। अप्रैल को तो गिनना ही नहीं, अप्रैल के बाद 1 महीना पूरा होगा, तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई, तो मई जून जुलाई अगस्त, तो 1 अगस्त होगा,
और प्लस 3 दिन अगर उसमें ऐड करोगे 3 डेज तो हो जाएगा 2nd, 3rd, 4th अगस्त, राइट। तो 4th अगस्त के दिन पता चला कि जब बैंक बी के पास गया पैसे बिल लेके पैसे लेने, तो उसने पैसे ही नहीं दिए। तो देख लो अगस्त 4th, उस दिन क्या एंट्री होगी, यू विल बी सरप्राइज। बहुत सिंपल एंट्री होगी। क्या होगी पता है? अब ए को किससे पैसा लेना है? बी से। और किसको देना है? बैंक को, क्योंकि बैंक गया बी के पास, बी ने पैसे नहीं दिया तो बैंक तो आएगा ये गला पकड़ने, भाई लाओ पैसे। तो ए बैंक को देगा, पर लेगा किससे? लेगा किससे? बी से। तो यहाँ पे एंट्री होती है डेटर टू क्रेडिटर, जिससे लेना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट। एंट्री हो जाएगा बी टू बैंक, एकदम सिंपल। भले लगता है बहुत खतरनाक है, बी टू बैंक। और अमाउंट पता है? अमाउंट भी देख लो, वो भी बहुत सिंपल। 10,000 था ना, 10,000, 10 के नोटिंग चार्ज का पैसा भी लगेगा। 10,000, 100, 10,000, 100, 10,000, 100, 10,100 रुपीज, क्योंकि नोटिंग चार्ज बैंक पे लेगा तो मैं भी तो बी से लूंगा ऐसा। एंड व्हाट अबाउट मिस्टर बी? बी क्या लिखेगा? अरे डिसऑर्डर मतलब रिवर्स कर देगा वो तो, और कुछ नहीं। इन्होंने भी रिवर्स किया, बट कैसे वो लॉजिक समझाता हूँ थोड़ी देर में। ये रहा, रिवर्स कर दो एंट्री। ए टू बिल्स पेबल था ना, साइन करके दिया था, अब रिटर्न आ गया बिल। जैसे चेक बाउंस होता है कैसे रिटर्न आ जाता है, बिल्स पेबल टू ए। लेकिन इसमें एक सीक्रेट है कि बिल तो आएगा 10,000 का, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट में 10,000, पर ए को देना तो 10,000 100 रुपए है। 100 रुपए एक्स्ट्रा खाएगा वो नोटिंग चार्ज का, तो 100 रुपए डेबिट करना पड़ेगा इधर, नोटिंग चार्ज। और एक बात बता देता हूँ, नोटिंग चार्ज वर्ड सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी यूज करेगा, मिस्टर बी, क्योंकि इसी को ही अल्टीमेटली पे करना है। भले बैंक ने भर दिया था, बैंक किसे ले रहा है? ए से। भले ए बैंक को देगा, पर ए किससे लेगा? बी से। तो ए की बुक में नहीं बल्कि बी की बुक में ही नोटिंग चार्ज आता है। ये सबका लॉजिक अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, बस एक बार समझो क्या क्या एंट्री करना। ओके चल, तुमको खाली सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं हर एक की। भाई गुड्स बेचा तो क्या, बिल ड्रॉ किया तो क्या, डिस्काउंट करा दे तो ये एंट्री, ये डिस्काउंट करा दे की एंट्री, देखो इधर लिख देता हूँ। और ये डिसऑनर्ड की एंट्री है, डिसऑनर्ड की एंट्री। अब डिसऑनर्ड हो गया तो अब क्या छोड़ देंगे उसको? नहीं, हम लोग बोलेंगे भाई जितना हो उतना दे। अब देखो इधर, बी पेड रुपीज 2,000 एंड नोटिंग चार्ज इन कैश। भी बोलता है मेरे पास पूरे तो पैसे नहीं, 2,000 रुपया है, और आपका जो नोटिंग चार्ज लग गया 100 रुपया वो भी दे देता हूँ, ठीक है। एंड accepted a new bill for the balance along with, तो मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा ले रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ ना, तो मैं भी तुम्हारा टाइम ज्यादा जाएगा, तो एक बार स्पीड बढ़ा लो। हाँ, ड्रॉ द बैलेंस along with interest at the rate of 10% per annum for 3 months। अब इसके पूरी एंट्री बताने वाला, ये क्या पूरा सीक्वेंस है पता है? तुमको सीक्वेंस अभी लिख के बताऊंगा, देखो। अब इसमें क्या होता है, पहले तो पे कर रहा है 2,000 कैश, वो लिखूंगा। फिर बोल रहा नया बिल बनाओ विथ इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट लिखूंगा फिर नया बिल। इसमें 3 एंट्री आती है, इसमें तीनों बहुत सिंपल है। और यू विल बी सरप्राइज, सब के सब एंट्री डिसऑनर्ड के डेट के दिन ही होती। जिस दिन डिसऑनर हो उसी दिन जाऊंगा उसके पास, ले बिल तेरा, कुछ कैश है दे, फिर चल नया बिल बना। टाइम कितना चाहिए बताओ, इंटरेस्ट इतना लगेगा। तो अब 4th अगस्त को ही पहले वो उसको 2,000 रुपया दे रहा है और नोटिंग चार्ज, तो नोटिंग चार्ज कितना था? 100 रुपया था, तो 2,100 दे रहा है, तो इसको कैश मिल रहा है, तो लिखेगा कैश टू बी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी 2,100, 2,100 रुपया मिल गया, राइट। और ये क्या लिखेगा? ए टू कैश, कि मैं ए को कैश दे रहा हूँ, नॉर्मल एंट्री, कोई मगजमारी नहीं, कैश लेन देन की यही एंट्री होती है। ओके 2,100, 2,100। फिर क्या होगा इसी दिन? फिर हमने बोला कि तेरे को इंटरेस्ट लगेगा 10%, तो अब इंटरेस्ट की एंट्री देखो। अगर इंटरेस्ट कैश में दे दिया होता ना तो वो भी ऐसे ही लिखता मैं, कैश टू इंटरेस्ट, कि भाई इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट अकाउंट। और ये लिखता इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे कैश में नहीं दिया, यहाँ पे बोला बिल के साथ ऐड कर देना, इंटरेस्ट में बाद में दे दूंगा बिल के साथ। देखो कैसे पता चला, एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर द बैलेंस अलोंग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%।
तो अब इंटरेस्ट निकलना है, पर इसलिए अब कैश में नहीं आएगा, लेकिन फिर किस में लिखो? कैश में नहीं लिखो तो हमको जिससे पैसा लेना है उसका नाम लिखो। किससे पैसा लेना है बोलो? इधर बी से ना, तो बी अकाउंट है भाई, ये किसको देगा? ए को। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लो। इंटरेस्ट जैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पहले तुमको जानना होगा कि कितने अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो देखो, हमको उससे 10,000 रुपया लेना था प्लस 100 रुपए का नोटिंग चार्ज, टोटल 10,100 लेने थे। देख लो, उसमें से उसने मेरे को 2,100 पे किया, तो बैलेंस कितना बचा? 8,000। तो उस 8,000 पे ब्याज लगेगा, ये देख लो, थोड़ा कर लेना। तो 8,000 पे फिर हम इंटरेस्ट ऐड करके फिर न्यू बिल बनाएंगे। तो चलो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूं मैं। इंटरेस्ट यही कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो। इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे तो जगह नहीं है। ओके, इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। देख, इंटरेस्ट 8,000 पे लगेगा, लेकिन 8,000 पे 10%, बट 3 महीने का, मंथ मत भूलना। तो 8,000 इंटू 10% इंटू 3/12, बोलो 8,000 का 10% कितना था? 800। 800 का 1/4 200, तो 200 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो चलो 200 200 200 200, ठीक है। तो नया बिल कितने का बनेगा? 8,200 का। तो देखो अब नया बिल बनाते हैं। नया बिल तक सेम, नया बिल पता है एकदम सेम, रिपीट होगी हिस्ट्री, सेम बिल दूंगा, वो साइन करके मुझे देगा। तो वापस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और अमाउंट क्या होगा पता है इस बार? 8,200। 8,200 नया बिल प्लस इंटरेस्ट, और ये लिखेगा सेम एंट्री A2 बिल्स पेबल अकाउंट 8,200। देख लो, तो जब भी पैसे दे नोटिंग चार्ज तो कैश टू बी लिखना, फिर इंटरेस्ट की बात आए तो कैश में दे तो कैश टू इंटरेस्ट, तो बी टू इंटरेस्ट, और फिर नया बिल बना देना। अब नया बिल के बाद क्या होगा वो देखते हैं, लास्ट 2 स्टेप बचा रहा। तो ऑन ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, on due date of new bill, B became insolvent, वो bankrupt हो गया, insolvent। ओके, यहीं पे रुक जाना। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब हमको पैसा दिया क्या? नहीं, बैंकरप्ट हो गया, पार्टी उड़ गई, पैसे नहीं देगा, तो पहले बिल कैंसिल कर देना। पहले बिल कैंसिल कर देना। देखो यहीं पे रुक के पहले बिल कैंसिल कर देना। कौन से डेट? तो ऑन ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल। अब न्यू बिल का ड्यू डेट कैसे ढूंढोगे भाई? तो देखो न्यू बिल बनाया कब था? 4 अगस्त को। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो चलो उसका भी गिनो, अगस्त है तो वहां अगस्त तो लेंगे नहीं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 नवंबर, 4 नवंबर प्लस 3 दिन और ऐड करो। हर बार जब भी बिल बनेगा ग्रेस डे 3 ही रहेगा, तो बोलो 4 नवंबर है, 3 दिन ऐड करो, 5 6 7 7 नवंबर को। तो देखो नवंबर 7 को जैसे ही पता चले कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, भले क्वेश्चन में लिखा होगा बिफोर ड्यू डेट ही बिकेम इंसॉल्वेंट, तो हमको तो ड्यू डेट के दिन ही एंट्री करनी है। और इंसॉल्वेंट मतलब जस्ट रिवर्स द एंड। रिवर्स यहाँ पे क्यों नहीं किया था वो बताऊंगा मैं, पूरा लॉजिक समझाऊंगा, डोंट वरी। चलिए देखो अब रिवर्स, तो B2 बिल्स रिसीवेबल 8,200 8,200, और ये लिखेगा नवंबर 7 को, ये भी रिवर्स कर देगा, बिल्स पेबल टू A 8,200 8,200। देख लो अब लास्ट स्टेप, एंड पेड ओनली 50 पैसे इन a rupee, 50 पैसे इन रूपी। मतलब ये मत समझ रहा 1 रुपए में 50 पैसे, 50 पैसे इन रूपी मतलब 50% होता है। तो उसने बोला कि भाई ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन वो 50% तो पेमेंट किया, तो 50% दिया, बाकी का 50% उसको बोलते हैं डूब गया। डूब गया मतलब बैड डेट। तो इसकी एंट्री देखो, बहुत अच्छी एंट्री, बहुत अच्छी एंट्री, उसको एंट्री देख लो। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बी। देखो इधर कितना आधा दिया ना, तो 4,100 दिया, 4,100 नहीं दिया, 8,200 गया। सेम ये भी नवंबर 7 को लिखेगा कि A2 कैश
ए को देना था 8200 बट कैश दिया 4100 और बाकी का 4100 क्या लिखेगा? बोलो बोलो क्या लिखेगा? बैड डेट? कभी नहीं, बैड डेट तो पैसा डूब गया, इसका डूबा है, इसने तो डुबाया है। इसको बोलना है नया वर्ड डेफिशिएंसी। टू डेफिशिएंसी, डेफिसिट कम है बाद में दूंगा, भले दे नहीं दे, पर वर्ड डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी। बोलो कैसा रहा आज का सम? समझ में आया? अच्छे से आया? चलो अब मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में इन सब का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इन सब का एक एक लॉजिक सिखाऊंगा। ये जो कंसेप्ट था ना, ये रिटायरिंग द बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, नोटिंग चार्ज, रिन्यूअल ऑफ बिल, इंस्टॉलमेंट, इसके अलग 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 केसेस समझाऊंगा और फिर एक और मजेदार सम कराऊंगा। ठीक है, चलो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।